आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी कितना पढ़ेंगे 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 25 सब्जेक्टिव लेके आए हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 101% रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे 100%। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए प्रश्न है। इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। तो यानी कि सब के सब पूछा गया प्रश्न है, और बिल्कुल मैं डिटेल से बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। आपको अलग से वीडियो देखने का ज़रूरत है, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप इसका नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से बताऊंगा, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मैं बताऊंगा कि चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका भी बहुत सारा मैं क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव बता दिया हूँ, लेकिन ये उसमें से भी खास है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे, इसको पढ़िएगा। और इसका मॉडल पेपर भी चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव का, तो वो भी इसमें जारी कर दिए हैं, तो आप जाके चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, पूंजीगत वस्तु क्या है। तो पहले अब यह समझिए पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं। तो जो पूंजीगत वस्तु होते हैं, जो जिससे हमें फ़ायदा होता है, जो चीज़ लेते हैं, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए पूंजीगत वस्तु वे वस्तु होते हैं जो उत्पादन करने में सहायक होते हैं, उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। बिल्कुल सही बात, जो हमें उत्पादन करने में जो वस्तु हमें जो ज़रूरत पड़ते हैं उसे काम आते हैं, तो उसी को कहते हैं पूंजीगत वस्तु। जैसे मशीन, भवन, अन्य प्रकार के उदाहरण जैसे पूंजीगत वस्तु कहलाती है। जैसे मशीन लिए, ठीक है, मशीन का उदाहरण अगर समझे तो मशीन, मैंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, अगर मैं खेत में अगर जुताई कर रहे हैं तो उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो हो गया मुझे पूंजीगत वस्तु हो गया ना, उससे मैं पूंजी है। और जब तक खेत में जोतेंगे तो उससे मुझे आने वाला फसल या उससे फ़ायदा कैसे होंगे, मैंने उससे मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, तो वही हो गया ना, मशीन हो गया एक पूंजीगत वस्तु। तो बस समझ गए, एक ही बार में समझ में आ गया ना, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मुझे भी लगता है नहीं होगा। ठीक है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है और सिंपल सब क्वेश्चन है, यही से पूछे जाते हैं, कोई भारी टफ वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, इकोनॉमिक्स में क्या नियम है, अगर आपको जो चीज़ समझ में आता है तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही उस पर ध्यान ही मत दो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें इकोनॉमिक्स में क्या होता है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, तो उसमें नंबर नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा डिटेल से जिसमें आपको अच्छा लगे उसको डिटेल से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर में बोला जा रहा है कि साधन कीमत क्या है। देखिए पहले समझिए इसको। देखिए साधन कीमत निर्धारण का संबंध साधनों की सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के लिए विक्रेताओं की दी जाने वाले कीमत से भूमि मालिक को लगान और श्रमिकों को मजदूर एवं पूंजीगत इत्यादि को साधन कीमत उदाहरण मिलता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, इसको छोड़िए, अब मैं बताता हूँ अपनी भाषा में। तो इसमें कहने का मतलब ये है, जैसे कि भूमि है, तो भूमि से एक मुझे क्या मिलेगा, एक रेंट मिलेगा। यानी कि भूमि अगर किसी को दी है तो ये हो गया साधन कीमत। जैसे कि भूमि किसी को दी है तो उससे हमें एक रेंट मिल रहा है। जैसे श्रम यानी कि मजदूर, तो मैं एक काम करवा रहा, तो मतलब मजदूर को तो एक कीमत देना पड़ेगा ना, अगर दिन भर उसको काम कराएंगे तो उसको 500 या 1000 रुपया जो भी बनता है उसका, तो मजदूरी तो मुझे देना पड़ेगा। और जैसे कि पूंजी, तो पूंजी में क्या होता है, जैसे मैंने किसी को पैसा दे दिया 5 लाख, ठीक है, वैसे 1 रुपया तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जैसे किसी को 5 लाख रुपया दे दिए, तो उसके बदले जो हमें ब्याज मिलेगा ना, तो ये हो गया पूंजी। उसके बदले में क्या मिलता है, हमें पूंजी मिलता है, यानी पूंजी के बदले हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें काम करता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक ही बार में आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, जैसे कि साधन कीमत क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, साधन कीमत निर्धारण के संबंधों में साधन सेवाओं की श्रम, भूमि और पूंजी उद्यम के अनेक विक्रेताओं के दी जाने वाली कीमत। जैसे कि लिख देना कि भूमि के लिए जैसे कि रेंट दिया जाता है, और श्रम के लिए जैसे मजदूर के लिए उसको मजदूरी दी जाती है, और पूंजी के लिए जैसे ब्याज दी जाती है। तो बस इसी तरीक़ा से आपको लिख देना है। अगर ये चीज़ याद हो जाएगा ना, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको थोड़ी सी टाइम निकाल के अगर देखेंगे तो आई होप बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 विशेषताएं का वर्णन करें। समष्टि अर्थशास्त्र पहले समझते हैं, समष्टि समझते हैं कि नहीं समझते। देखिए समष्टि मतलब क्या होता है, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। देखिए व्यष्टि में क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा मैं जा रहा हूँ, तो मैं उदाहरण अपनी तरीक़ा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मैं हो गया,
मतलब अकेला। और समष्टि में क्या होता है, हम का जैसे यूज जैसे करते हैं, जैसे हम जा रहे हैं तो मतलब मेरे साथ 3-4 लोग भी रहेंगे ना, तो वो भी बोलेंगे कि हाँ हम जा रहे हैं, मतलब हम सब जा रहे हैं। तो मतलब इसी का ही जीता जागता उदाहरण मैंने आपको देने का कोशिश किया हूँ। तो जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे कि कुल उत्पाद, कुल लागत, कुल यानी कि पूरे होगा, समूह का बात करेगा। जो भी चीज़ करेंगे तो पूरा समूह का बात करेंगे। जैसे कुल व्यय यानी कि जो भी करेंगे कुल व्यय यानी कुल लगाएंगे, यानी कि पूरा डिटेल। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, उसमें कुल नहीं होता है, बस सिर्फ मैं अकेला होता है उसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको पढ़ के बता दूं थोड़ा सा, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन 2 विशेषताएं पूछ रहा है, तो 2 विशेषताएं आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे देखिए 1 नंबर में लिखना है क्या, समष्टि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि इकाइयों में जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे कि देखिए हो गया ना, जैसे राष्ट्रीय आय मतलब कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय जैसे कुल उत्पादन, कुल रोजगार और सामान्य कीमत अंतर मतलब स्तर का आदि अध्ययन किया जाता है। यानी जिसमें भी लगाएगा कुल लगाया, यानी पूरे समूह का ही बात होगा, तो बस उसी को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र आपको 2 उदाहरण आपको मिल गया, जीते जाता मतलब जीते जागता, हाँ सॉरी जीते जागता, तो उसे ही कहते हैं, इस वस्तु को कहते हैं। और दूसरा देख लेते हैं, ये तो हो गया 1 नंबर का। आप देखते हैं दूसरा में, इसमें बोला जा रहा है क्या, जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संबंधित, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे संपूर्ण यानी पूरे, यानी कुल यानी अर्थव्यवस्था यानी पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ समष्टि अर्थशास्त्र नीतियों के प्रभाव किसी एक व्यक्तिगत इकाइयों पर नहीं किया जाता है। वही मैंने आपको बताया ना, किसी एक व्यक्ति इकाइयों पर नहीं किया जाता, यानी कि कुल एक, जैसे मैं अकेला इसमें आएगा नहीं जब तक हम का, जैसे कि आप इस नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करिए तो मैं और एक हम, दोनों में अंतर है कि नहीं है, अंतर है। बस उसी तरीक़ा से समष्टि और व्यष्टि में इसी तरीक़ा से अंतर है। जैसे कि व्यष्टि में जैसे मैं हो गया और समष्टि में क्या हो गया, हम, तो मतलब कुल होगा और इसमें कुल नहीं होगा। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चलिए ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया। तो समाज पर उन प्रभावों का विश्लेषण ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, तो समझ में आ गया आपको, नहीं भी आया ना तो समझना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आते हैं, तो इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, जैसे भी कीजिए इसको। अब देखते हैं 4 नंबर में आ गया क्या, बैंकों में एनपीए। बैंकों में एनपीए क्या है, तो जो एनपीए होता है ना, अगर इसको डायरेक्ट में समझो एनपीए तो बनने का कौन कौन कारण है। तो एनपीए आप पहले समझते हैं एनपीए क्या होता है। देखिए एनपीए पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए एनपीए का मतलब बैंकों में एनपीए बढ़ने का कारण है, जैसे कि परियोजना के पूरा होने में विलम्ब मतलब लेट के कारण ब्याज तथा मूल्य की किस्त भुगतान, ठीक है, भुगतान में देरी होना। दूसरा में लिखना है, जैसे दूसरा में हो जाएगा क्या, ब्याज दरों में वृद्धि के कारण, और क्या बोलते हैं, किस्त भुगतान के कठिनाई मतलब आने पर, मतलब कठिनाई भी आते हैं। और जैसे 3 नंबर में आपको लिखना है क्या, बाजार में मौजूद अनिश्चितता के कारण। और जैसे 4 नंबर हो जाएगा, जान और बूझकर ऋण न चुकाने वाले संख्या में और क्या बोलते हैं बढ़ोतरी के होने के कारण। और जैसे कि 5 नंबर में और लिख देना क्या, जिस विशेष उद्देश्य के कारण उधार लिया जाता है उस काम के लिए उस धन का प्रयोग न करने के कारण। मतलब आपको इसमें समझ में आया कि नहीं आया मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपने तरीक़ा से मैं बताऊं तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, देखिए इसमें एनपीए का मान ये होता है, जैसे कि मैंने कहा गया मैं, जैसे कि लोन का एक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है होम लोन, मतलब कि घर वाला जो लोन होता है ना सबसे ख़राब होता है। और दूसरा लोन की बिजनेस लोन और गाड़ी लोन यानी वाहन लोन, ये सब जो चीज़ें होते हैं, और कई प्रकार का लोन होते हैं, लेकिन सबसे और ख़राब देखा जाए यानी कि बेड लोन, क्या बोलते हैं लोन, तो होता है क्या होता है लोन, होम लोन होता है। क्योंकि होम लोन में क्या होता है, उसमें कमाई नहीं होता है ना, तो इंसान क्या करता है उसको होम जैसे लोन ले लिए तो उसमें 1 रुपये का कमाई नहीं होता है। जब कमाई नहीं होता है तो आदमी का नीयत ख़राब हो जाता है। अगर अपनी भाषा में समझे तो नीयत ख़राब होने का मतलब ये होता है कि घर तो बना लिया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, तो मतलब कि लोन को देंगे, चुका नहीं पाएंगे। तो जैसे कि उसको क्या करना, लोन में क्या करता है, विलम्ब कर लेता है, यानी देरी कर देता है, यानी ब्याज देने में, जो उसका जो लोन लिए तो उसको तो देना पड़ेगा ना, तो उसमें देने का विलम्ब करता है, लेट करता है, इसलिए उसमें एनपी लगता है, मतलब एनपीए लगता है। एनपीए का माने फिर दूसरा क्या होता है, जैसे कि पहला किस्त आपने 30 दिन का था नहीं दिए,
फिर 60 दिन हो गया फिर नहीं दिए, फिर 90 दिन हो गया, मतलब 90 दिन के बाद ही लगेगा आपको, क्या लगेगा, एनपीए का घोषित कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से, ठीक है। मतलब एनपीए 90 दिन के बाद यानी 3 किस्त के बाद ही लगता है। जैसे कि पहला किस्त अगर नहीं देंगे तो पहले कॉल करके बोलेंगे, दूसरा किस्त में नोटिस भेजेंगे आपको घर पर कि एनपीए लग जाएगा, नहीं तो दे दो। अगर 90 डेज के पहले 3 किस्ती में अगर दे दिए तो आप एनपीए से मतलब एनपीए से बच जाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर एनपीए लग जाएगा। मतलब यही कारण हो गया। और जैसे कि बैंक गया, वहाँ से पैसा उठाया कि मैं एक दुकान करूँगा, और दुकान लेने के लिए पैसा लेके आए और उस पैसा को मैंने खा लिया, ठीक है। तो अब उस पैसा खा लिया, अब उससे मेरा कोई इनकम तो आ नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो लोन देने में मुझे तो दिक्कत तो होंगे ही ना। तो बस यही बात इसमें दर्शाया गया है, एनपीए का माने यही होता है। बस चलिए समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली के मतलब सीमाओं का उल्लेख करें, सीमाओं का उल्लेख करें, वस्तु विनिमय प्रणाली का सीमाओं का उल्लेख करें। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का निम्नलिखित सीमा है, जैसे सीमा पाई जाती है। जैसे 1 नंबर में क्या, वस्तु अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन केवल अधिक तीव्र मतलब स्पीड आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब किया जाता है इसको। चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, उत्पादन में विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है, विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। तीसरा में उत्पादन छोटे स्तर पर होता है, उत्पादन क्या होता है, छोटे स्तर पर होता है, यानी कि कम होता है। और क्या बोलते हैं, चारवां में क्या हो जाएगा, 4 नंबर में आर्थिक समृद्धि एवं विकास मतलब अल्पना की चीज़ हो जाती है। तो ये था इसमें कुछ डिटेल्स जो आपको, आई होप ये तो आसान क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ ही गया होगा एक ही बार में। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या, मुद्रा का परिभाषा दे। अरे भाई मुद्रा का क्या परिभाषा दे, इसमें तो मुंह पे याद होना चाहिए ना मुद्रा का परिभाषा। नहीं याद तो कीजिए याद इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे आप बताता हूँ मैं, जैसे कोल के अनुसार, ठीक है, मतलब कोल कोई था उसका, जैसे कि एक होता है ना कि इसका जो सूत्र जैसे कि थ्योरी जो बनाते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं, तो उसका कोई नाम था। जैसे मुद्रा केवल मतलब क्रय शक्ति है नहीं, मतलब क्रय शक्ति नहीं, मतलब ये जो खरीदने वाला शक्ति नहीं है, ये बेचने वाला भी शक्ति है। जैसे अर्थात ऐसे वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु खरीदी जा सकती है, और यह एक ऐसे वस्तु जो साधारणतः व्यापक पैमाने पर भुगतान के लिए रूप में प्रयोग की जाते हैं, मतलब ऋणों के भुगतान के स्वीकार की जाती है। और किन्स के अनुसार, मतलब किसके अनुसार, ये देखिए ये इसको याद रखना, किन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसके देखकर ऋण और क्या बोलते पर संविधाओं तथा और कीमत और क्या बोलते हैं पर संविधाओं का भुगतान किया जाता है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय मतलब संचय किया जाता है। और अतः मुद्रा एक उचित परिभाषा मतलब कि उचित परिभाषा दी जा सकती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में भी विनिमय के माध्यम के मूल्य के मतलब मापन और क्या बोलते हैं स्थिति भुगतान के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम है। मतलब आपको इसमें के रूप में स्वतंत्र विस्तृत सामान्य रूप के लोगों को द्वारा स्वीकार की जाती है। मतलब आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है, ये जो किताब की भाषा है ना भाई, ये जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन इसको समझाने के लिए बस एक ही तरीका मैं अपनाता हूँ। देखिए ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा क्या है, एक पैसा है। मुद्रा को आप पैसा मानिए, ठीक है। जैसे पैसा है, मैंने क्या क्या यहाँ से गए बाजार गए, यहाँ से जाकर आलू खरीद लिए, ठीक है, आलू खरीद लिए। अगर मेरे पास मुद्रा है तो आलू खरीदे, अगर मेरे पास मुद्रा नहीं रहता तो आलू कैसे खरीदते, तो मैं क्या लेके जाते, एक बकरी लेकर जाते, ठीक है, उसको बकरी देते, उसके बदले आलू लेते। तो ये जो था विनिमय प्रॉब्लम था, ठीक है, लेकिन उसके बदले क्या करते हैं, मुद्रा करते हैं। तो मुद्रा में ये होता है, बेशक ये होता है कि जैसे मैंने ऋण लिया तो ऋण लौटाने के लिए क्या बोलते हैं, सो मुद्रा का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे चीज़ें में होते हैं जैसे मुद्रा बड़े बड़े पैमाने यूज होते हैं, जैसे भुगतान के लिए रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब ऐसी चीज़ें मुद्रा तो आप जानते ही, जैसे कि लेन देन के लिए कारोबार में उसको काम आते हैं, बस ऐसे ही मुद्रा कहलाता है। और जैसे कि बाकी जब ये सब डिफरेंस है, इसको याद कर लेंगे आप तो थोड़ा बेहतर होगा। तो मुद्रा तो आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में बोला जरा मांग वक्र की प्रकृति का वर्णन करें। देखिए मांग वक्र, इसको ध्यान दें, वक्र किसको बोलते हैं, जो ऐसे लाइन होता है ना, जो लाइन जो ग्राफ जब बनाते हैं हम लोग, तो लाइन होता है, इसको बोलते हैं ना वक्र। तो मांग वक्र की प्रकृति का वर्णन करें। तो देखिए देखते हैं इसमें आंसर। इसमें बोला जा रहा है मांग वक्र की प्रकृति, मतलब मांग वक्र की प्रकृति क्या होता है, जैसे मांग वक्र की कीमत एवं मांगी गई मात्राएं के बीच एक विपरीत संबंध बताता है। इस विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरता है, और यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत, मतलब यह
प्रदर्शित क्या करता है, यहाँ देखिए ध्यान से, ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और कम कीमत पर मांगी गई मात्राएं ज़्यादा हो जाता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको, और समझ में आना भी चाहिए। कैसे नहीं आएगा, देखिए अगर मैंने जैसे कि 10 रुपये किलो आम है, उसको मैंने बढ़ाकर कर दिया 20 रुपये किलो आम, तो अब बताओ, पहले यह समझिए, जैसे 10 रुपये किलो आम था, ठीक है, इसमें लोग 10 रुपये किलो जो आम था, तो इसमें लोगों की संख्या मेरे पास कितना था, जैसे 5 था, ठीक है, 5 लोग ले रहे थे मान लीजिए, और यही आम को मैंने क्या कर दिया, 20 रुपया किलो कर दिया, ठीक है, 20 रुपया किलो कर देने के बाद अब ये जो 5 आदमी ले रहा था ना 10 रुपया किलो के हिसाब से, अब ये 5 आदमी नहीं लेगा 20 रुपया किलो के हिसाब से, इसमें हो सकता है 2 ही आदमी लेगा। तो मतलब इसमें क्या, मांग को अगर क्या कर दिए, बढ़ा दी, मतलब कि रेट को अगर बढ़ा देने से लेने वाला जो उपभोग होता है उसका संख्या घट जाता है। अगर रेट को मैंने, जैसे कि इसमें 10 रुपया था ना, अगर मैं इसको 5 रुपया कर देता किलो, तो ये जो मैंने 5 दिखा रहा था, तो इसकी संख्या बढ़ के तो कितना हो जाता, 9 हो जाता, 8 हो जाता, 10 भी हो सकता था, मतलब बढ़ जाता था। बस इसी को ही दर्शाया जाता है। तो इसको अगर ग्राफ में अगर देखेंगे इसको, तो ग्राफ में किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, ऐसे हो गया ग्राफ मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया मान लीजिए मांग हो गया, इसको कर देते हैं, क्या करते हैं, रुपया कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया मांग हो गया, और ये हो गया वस्तु हो गया। तो मतलब जो क्या बोले, मांग, जो मांग बढ़ रहा है, क्या चीज़ का मांग बढ़ रहा है, तो यानी रेट बढ़ रहा है, तो रेट बढ़ रहा है, तो यहाँ आदमी कितना, 1 2 3 4 ऐसे करीब मान लीजिए, तो यहाँ एक आदमी जब रेट जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसका हाई लेवल पर चल जाएगा, यानी 10 रुपये जाएगा, तो इसमें कब एक ही आदमी खरीदेगा। जैसे जैसे रेट घटते जाएगा, तो यहाँ 2 आदमी खरीदेगा, फिर रेट घट गया, फिर यहाँ से 4 आदमी खरीदेगा, फिर यहाँ से रेट घट गया, तो अब 10 आदमी खरीदेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब इस तरीक़ा से इसका तरीका होते हैं, 1 2 3, जैसे कि 5 10 और क्या कर दिए, 15 कर दिए, ठीक है। तो मतलब इसको यहाँ से 5, जैसे 5 रुपये किलो था, तो कितना, क्या बोलते हैं, जैसे 5 रुपये की, यानी कि सॉरी मतलब मैंने उल्टा कर दिया आपको, मतलब ये यहाँ नहीं होगा, मतलब ये हो गया, जैसे कि 15 रुपया किलो है तो एक आदमी खरीद रहा है, जैसे कि 14 रुपया, मान ली 10 रुपया हो गया तो 2 आदमी खरीद रहा है, और 5 रुपया हो गया तो 3 आदमी खरीद रहा है। बस आपको समझ में आ गया यार, इतना क्या बताना है इसमें, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये सब क्वेश्चन याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। देखिए 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, राजकोषीय की नीति क्या है, राजनीति कोषीय क्या है, मतलब तात्पर्य है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, राजकोषीय नीति वर्तमान समय में सरकार के पास एक ऐसा मतलब उपकरण है, मतलब ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, मतलब आर्थिक विकास को, मतलब इकोनॉमिक्स में बढ़ोतरी कर सकता है, ठीक है। यानी सरकार के पास ऐसा एक उपकरण है, ऐसे बोल रहे हैं कौन, मतलब जो ये जो बोल रहे हैं सरकार बोल रही है, ठीक है, मतलब जो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, सॉरी। तो देखिए आर्थर स्मिथ के अनुसार, मतलब ये नाम है, इसको याद रखेंगे, अनुसार राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम, ठीक है, आगम कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और वह वांछित प्रभाव, मतलब क्या बोलते हैं, डालने तथा वांछनीय प्रभावों को रोकने के लिए करती है, ठीक है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जैसे कि आपको अगर समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी भाषा में मैंने आपको समझाना ही पड़ेगा। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, अपनी भाषा में अगर समझे तो मतलब जैसे कि मतलब कि सरकार इसमें ध्यान क्या देता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में जैसे कोई ऐसा चीज़ है कि यानी कि लोगों के लिए मतलब ठीक नहीं है, तो उसको हटाने के लिए और उसमें जो जिसमें फ़ायदा होगा उसमें लगाने के लिए, तो इसमें सरकार ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर मैं नॉर्मल भाषा में और समझे, तो जैसे कि रोड बना रहे हैं, ठीक है, इसमें सरकार लगा रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए ऐसे क्या हो गया, जैसे मैं एक रोड बना रहे हैं, तो जैसे मैं गाड़ी चला रही है तो उसमें टैक्स लगा देते हैं। मैं एक फ़ोन खरीद रहा हूँ तो उसमें टैक्स लगा रहे हैं, यानी सरकार पैसा ले रहा है उसमें 18%, जैसे GST। लेकिन जब ज़रूरत हमें पड़ता है ना, जैसे कि अगर मैं बाढ़ पीड़ित में अगर मेरा घर डूब गया, तो टूट गया, फूट गया, तो वो सरकार फिर हमें देते हैं। तो ये हो गया ना, जैसे कि मतलब ज़रूरत पड़ता है, क्या पड़ता है, जैसे कि इंसान को और ज़रूरत पड़ गया, यानी कि पब्लिक को ज़रूरत पड़ गया कोई चीज़ का, तो सरकार उसमें देते हैं। लेकिन सरकार फिर कोई चीज़ खरीदते हैं, मतलब कोई चीज़ फिर सरकार से, मतलब सरकार भी लेते हैं लोगों से उससे पैसा, तो बस यही होता है, यानी कि उसको देते भी हैं लेते भी हैं।
तो इसको ये सब क्या आते हैं, राजकोषीय की नीति में तात्पर्य में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब आपको सिंपल भाषा में समझा दिए कि जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीदा, उसका मोबाइल खरीदे तो उसका 18% GST उसको सरकार को मुझे देना पड़ा। जब मुझे कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ा, जो वैकेंसी कुछ भी आया जो लोगों को पब्लिक के लिए जब देने लगे, मैंने जो अर्थव्यवस्था में जो उसको सही लगा तो जब फिर उस पैसा को वो उसने वहाँ से निकाल के दे दिए फिर। ठीक है, तो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, राजकोषीय के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे ही कुछ इसमें नियम काम करता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए देखते हैं अब 9 नंबर में इसमें क्या बोला जा रहा है, पत्र मुद्रा क्या बोलते हैं इसको, जैसे इसमें बोला जा रहा है क्या, पत्र मुद्रा निर्गत करने के लिए कौन कौन सी है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, कागज़ पर छपी मुद्रा को पत्र मुद्रा कहते हैं। मतलब जो कागज़ पर जो छपी जो मुद्रा है उसको ही क्या कहते हैं, पत्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब कागज़ पर जो छपी हुई मुद्रा जो है, जो पैसा है 500 या 1000 का जो रेट उसमें लिखा हुआ, तो यही पत्र मतलब मुद्रा हुआ। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसका, यह कागज़ पर छपी निश्चित राशि के भुगतान का मतलब प्रतिज्ञा पत्र है जो और किसी सरकार अथवा केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी मोहर लगाकर जारी किया जाता है। और करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान रिजर्व बैंक नोट प्रचालन के लिए न्यूनतम निधि क्या बोलते हैं, निधि और मतलब पद्धति को अपनाया जाता है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास मतलब स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण एक विदेशी और ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। 200 रुपये से क्या कम नहीं होना चाहिए, 200 रुपये मूल्य से, मतलब 200 करोड़ रुपये के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें स्वर्ण का मूल्य धातु तथा मुद्रा मिलाकर होता है, यानी कि जो भी इसमें चीज़ इंडिया में या कहीं पे भी जो चीज़ है मतलब मिलाकर ही होता है। ठीक है, कितना 200 करोड़, ठीक, कम नहीं होना, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। और जैसे कि 115 करोड़ रुपये से कम नहीं मतलब नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत रिजर्व बैंक ने कब क्या था, 1957 में क्या था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कितना 200 से कम मतलब कि क्या बोला जा रहा है इसमें, किसी भी समय यानी कोई सा भी समय 200 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और ये रुपया तो आप समझ लिए कि जिसमें उसमें निश्चित जो हम लोग काम करते हैं, जैसे 500 का जो नोट है उसमें रिजर्व बैंक का क्या मोहर लगा रहता है इसमें, और जिसमें उसमें लिखा रहता है नोट में, बस उतना ही उसका रुपया का कीमत होता है। चलिए और 10 नंबर में देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, उसको आप ध्यान रखना कि इसमें 200 रुपये से 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। जो ये क्या बोलते हैं रिजर्व बैंक जो लिख के देते हैं, ये जो कब क्या रिजर्व बैंक कब बोला था, ये 1957 में बोला था, इसको याद रखेंगे आप। चलिए 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या, शाख नियंत्रण की गुणवत्ता, ठीक है, गुणात्मक विधियों का बताए, यानी कि शाख नियंत्रण की मतलब गुणात्मक विधियों को बताइए। तो देखिए इसमें कुछ समझाना है नहीं, बहुत सिंपल सब क्वेश्चन है, इसमें अगर समझाने लगेंगे तो बस शाम हो जाएगा। देखिए शाख नियंत्रण की गुणवत्ता मतलब कि गुणात्मक विधि, देखिए इस गुणात्मक विधि आप देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे 1 नंबर में मतलब चुने हुए शाख नियंत्रण, ठीक है, मतलब चुने हुए शाख नियंत्रण। 2 नंबर में हो जाएगा क्या, शाख की और क्या बोलते हैं राशनिंग, 2 नंबर में। 3 नंबर में हो जाएगा नैतिक दबाव जो, ठीक है, और 4 नंबर में हो जाएगा क्या विज्ञापन विधि, और 5 नंबर में हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक है, आपको समझ में आया, ये तो बस सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे बस हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में बोला जा रहा है वस्तु और सेवा कर की कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बाधाएं हैं। जैसे 1 नंबर में हो जाएगा क्या हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर की निम्न बाधाएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसमें से कोई एक प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करना है, सब प्रश्न याद करना पड़ेगा। 1 नंबर में हो जाएगा क्या, GST मतलब GST, ठीक है, GST नेटवर्क अपना काम अनुचित मतलब समुचित करने के लिए मतलब करने से ही नहीं सॉरी मतलब मैं दोबारा से बोलता हूँ, ठीक है। जैसे कि GNST नेटवर्क अपना काम समुचित रूप से नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब इनका भी समुचित रूप से काम नहीं कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, तकनीकी गलतियां सुधारने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो तकनीकी गलती मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर यानी कुछ भी नया चीज़ कुछ बना रहे हैं, उसमें तकनीकी में कोई सुधार नहीं ला रहे हैं। तीसरा हो जाएगा
सकल कर मतलब कि सकल कर, ब्याज लेना और अतार्किक और व्यवहारिक है। तो ये सब हो रहा। और 4 नंबर में लिख देना क्या, इनपुट क्रेडिट के समुचित मतलब किस्में की संख्या है। और देखते हैं इसमें और बोला जा रहा है कि इनपुट क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट को लगने का निर्धारण समय, समाप्त होने की स्थिति इत्यादि। तो ये सब था कुछ डिटेल जो आपको याद रख लेना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए याद रखना ही पड़ेगा आपको। अपने से पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, लेकिन जैसे वो याद रखिए इसको। नोट तो दे ही रही है, आप नोट से भी पढ़ सकते हैं। जैसे 12 नंबर में हो जाएगा क्या, एकाधिकारी। बाप रे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आते ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, एकाधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। जैसे 1 नंबर हो जाएगा क्या, इसका आंसर आपको लिखना है, इस टाइप से आंसर लिखना है कि आपको बोर्ड एग्जामिनर भी बोले कि नहीं क्या आंसर है। जैसे कि लिखना है क्या, एकाधिकारी एक ऐसा बाजार ढांचा है जिसमें एक ही विक्रेता या उत्पादकता होता है जो किसी उद्योग या क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखता है। और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में एकाधिकार को और हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वे और प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं और उपभोक्ता विकल्पों को सीमित रहते हैं। ठीक है, इसमें विकल्प यानी कि ऑप्शन होता है ना, सीमित रहता है। किस में रहता है, प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, मतलब इसमें सॉरी इसमें एकाधिकारी मतलब इसमें ना क्या होता है कि एक ही इंसान जो बोले, इसमें आपको एक ही कोई निश्चित जगह पहले चूज कर लेते हैं। जैसे वहाँ एक बाजार लगाए, मतलब इसमें कोई दूसरा यानी कि बेचने वाला जो होते हैं, एक ही केवल बेचने वाला होता है। जो इंसान के पास दूसरा ऑप्शन कहाँ से रहेगा। जैसे कि मैंने गया बाजार, वहाँ आलू बेचने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और दूसरा कुछ मतलब नहीं बिक रहा है, सिर्फ आलू बेच रहा है और एक ही आदमी बेच रहा है। तो अब बताओ मैं क्या करूँगा, आलू तो लेना पड़ेगा ना मुझे। तो बस एक ही यही हो गया, उसमें एक ही बस पावर चल रहा है, यानी कि बेचने वाले की संख्या केवल एक ही होता है। और अगर थोड़ा सा आपको और भी आप एक्स्ट्रा जानना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं, विक्रेता की उत्पादन होता है, किसी उद्योग या क्षेत्र प्रमुख स्थान रहता है, यानी कि किसी उद्योग या एक क्षेत्र उसमें प्रमुख स्थान रहता है, यानी कि एक जगह उसको फिक्स रहता है। और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में एकाधिकार और हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ऑप्शन रहते हैं। उपभोक्ता विकल्पों को सीमित रहते हैं, यानी इसमें भी लिमिट रहता है एक। चलिए, और इस प्रकार उपभोक्ता की पसंद सीमित करते हैं। तो वही वाला बात हो गया ना कि ज़बरदस्ती सीमित करना। चलिए, अगर मतलब सिस्टम तो होता है ना, यही सब सिस्टम ही लागू होता है इसमें। हालांकि हो सकता है कि मैंने जो आपको बताए ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया वो ऐसे आपको नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जो नियम होता है बस यही होता है नियम। ठीक है, तो चलिए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तुरंत आप कमेंट करेंगे, उसका मैं आंसर दूंगा। कुछ भी हो आपको आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है, गलत हो या सही हो, मेरे से गलती या आपसे गलती किसी से हो, आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिख सकते हैं। ये अपना परिवार की तरह एक चैनल है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए 13 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य में क्या अंतर है। अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य में क्या अंतर है, देखते हैं इसमें अंतर देखते हैं। अंकित मूल्य सीधे शब्दों में अगर समझे तो निवेश का एक घोषित मूल्य है, मतलब एक घोषित मूल्य है। आंतरिक मूल्य किसी संपत्ति के मूल्य का माप है, मतलब किसी संपत्ति का एक मूल्य माप है। ठीक है, तो ये दोनों पहले आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यह उपाय किसी उद्देश्य की गणना के माध्यम से या एक जटिल वित्तीय मॉडल के माध्यम से पूरा किया जाता है, और न कि इस परिसंपत्ति के वर्तमान व्यापारिक मूल्य की माप से है। तो ये था इसमें कुछ डिटेल जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए और देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जैसे कि मांग की अनुसूची। ठीक है, अनुसूची क्या है, मांग की अनुसूची क्या है। देखिए, मांग तालिका अथवा मांग अनुसूची किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का और पारस्परिक संबंधों को बताने वाली तालिका की मांग तालिका कहलाती है। तो ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मांग तालिका कहलाती है। क्यों कहलाती है, मैंने आपको अभी तो बताइए। देखिए, वस्तु की विभिन्न कीमतों, उन कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु। ठीक है, वस्तु की मात्रा, जैसे कि ये हो गया आप तालिका किसको कहेंगे। जैसे ये 5 वस्तु हो गया, ₹10 हो गया, तो बस ये हो गया ना तालिका।
तो बस यही बोला जा रहा है, पारस्परिक संबंधों का बताने वाली तालिका कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की और क्या बोलते हैं जितनी मात्राएं बेची जाती है, यदि इस संबंध को अर्थात कीमत व मांग के संबंध को, ठीक है, एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाता है, यह मांग तालिका कहलाती है। तो यह क्या कहलाता है? मांग तालिका कहलाता है। चलिए, और सिमुलेशन के शब्दों में वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्राओं संबंध को प्रकट किया जाता है, और मांग तालिका उसी को कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग? इसको सिमुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए, 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या? सीमांत उत्पादन और औसत उत्पाद आप क्या समझते हैं? ये दोनों से क्या समझते हैं? सीमांत उत्पाद, सीमांत मतलब क्या होता है? एक लिमिट, आखिरी। ठीक है, तो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? देखते हैं इसका आंसर किस टाइप से लिखा गया है। देखिए, औसत उत्पादन प्रति इकाई उत्पादन की मात्राओं औसत उत्पादन कहा जाता है। मतलब इसमें कहा जाता है यानी कि औसत उत्पादन प्रति, ठीक है, हर एक इकाई उत्पादन की मात्रा, मतलब जैसे कि वही वाला बात हो गया ना, एक आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम। इसमें मीठापन की जो मात्रा है, मतलब इसमें मीठापन आया 1 आया, इसमें मीठापन 2 आया, इसमें मीठापन 3 आया, इसमें मीठापन 4 आया। तो 1 और 2 4, मतलब इसको कुल करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? सीमांत बोलते हैं। ठीक है, बस वही बात हो गया। औसत उत्पादन प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो औसत उत्पादन कहा जाता है। और इस ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन की मतलब परिवर्तनशील, इसको परिवर्तनशील साधन की मात्राओं से भाग देना पड़ता है। यानी कि साधन की जो मात्राएं होते हैं उससे क्या देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो औसत उत्पादन आपको समझ में आ गया। औसत उत्पादन प्रति इकाई प्रति मात्रा के औसत उत्पादन कहा जाता है। इसे करने के लिए कुल उत्पादन के परिवर्तनशील को लगातार भाग देना पड़ता है। कुल जो उत्पादन हुआ उससे इसको भाग देना पड़ता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये देखिए, फॉर्मूला देखिए, AP बराबर TPL। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। चलिए, और देख लीजिए, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तो ये हो गया, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे सीमांत उत्पादन और परिवर्तन साधन के एक इकाई का काम, मतलब कम या अधिक प्रयोग करने वाला कुल उत्पाद में परिवर्तन होता है, उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको? सीमांत उत्पादन उसे कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों पूछे जाते हैं। अगर सब्जेक्टिव में अगर ये फॉर्मूला भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर 100% दे दिए जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा डिफिनेशन कुछ भी लिख देंगे, बस 2 नंबर का आप हकदार हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरा 2 नंबर तो मिल गया भाई साहब। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। MP बराबर होता है क्या? यानी कि TP माइनस TP पहले वाला, TP दूसरा, उसके बाद 1 कर देना माइनस। ठीक है, मतलब ये जो तालिका हुआ, तो यानी कि इसका नंबर से इसका नंबर अगर घटा देंगे तो यह वाला तालिका का नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको समझाने लग जाऊँगा तो फिर लेट हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको अगली वीडियो में सीमांत वाला में बताए थे कि आपको सीमांत वाले काम कैसे करते हैं। तो जैसे कि ये हो गया मात्रक हो गया, और ये हो गया संतुष्टि की संख्या। तो ये इसमें अगर यहाँ से बोलेंगे 90 और 70 की में जो कितना होता है ये, तो इसमें माइनस कर देना पहला वाला अंक में। ठीक है, जैसे 10 और 20, तो यानी इसमें, यानी कि ये भी संख्या हो गया ना, तो इसमें हो गया TP और इसमें फिर 1 माइनस कर देना, यानी कि दूसरा वाला नंबर जो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे आप सिंपल सी भाषा में। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या? 16 नंबर में इसमें बोला जा रहा है क्या? प्रभावपूर्ण मांग का आशय है। प्रभावपूर्ण मांग का क्या आशय है? तो देखिए, प्रभावपूर्ण मांग का अभिप्राय वस्तुओं के क्रय करने की शक्ति से, और प्रभावपूर्ण मांग उस संपूर्ण अव्यय को व्यक्त करती है जो रोजगार की किसी संतुलित पर किए गए संपूर्ण उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि प्रभावपूर्ण मांग
मतलब अभिप्राय वस्तुओं के कार्य करने के शक्तियों प्रभावपूर्ण मांग उस संपूर्ण व्यय को व्यक्त करती है जो रोजगार किसी संतुलन के की गई संपूर्ण उत्पादन किया जाए। जैसे कि किन्स के अनुसार, किसके अनुसार, किन्स के अनुसार सामूहिक प्रवृत्ति मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, सामूहिक पूर्ति वक्र उसे काटता है, उस बिंदु का मूल्य ही प्रभावपूर्ण कहा जाता है। मतलब इसको आप ध्यान में रखिए, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, हो जाएगा काम। जैसे कि किन्स के अनुसार सामूहिक पूर्ति वक्र उसे काटती है, सामूहिक वक्र उसे काटती है, ठीक है, बिंदु का मूल्य प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है, उसको काटती, बिंदु को काटती है, ठीक है। चलिए इसको याद रखना आपको जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए बाजार मूल्य क्या परिभाषा दे, अगर वो जो मैंने आपको बताया इसको याद नहीं रखेंगे तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये उसके अनुसार ही इसको लिख देंगे, थोड़ा बहुत ये लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए आगे बोला जा रहा है कि बाजार मूल्य को परिभाषित करिए। बाजार मूल्य को परिभाषित कैसे करना है, तो ये बाजार मूल्य यह कीमत मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित अति अल्पकालीन कीमत है जो वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है। बाजार की कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सामान्य कीमत चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है, चारों ओर क्या होती है, घूमती रहती है। बस ये हो गया डेफिनेशन, छोटा सा तो था। चलिए 18 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की संक्षिप्त विवेचना करें। देखते हैं विवेचना कैसे करते हैं। देखिए सम सीमांत उपयोगिता का नियम यह स्पष्ट करता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपये की अंतिम इकाई प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आपस बराबर हो। तो मतलब आपको समझ में आया इसमें, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें बोला जा रहा है, आपको यहीं पर याद करना ही पड़ेगा ना, जैसे भी याद कराऊंगा यहीं पर। देखिए सीमांत उपयोगिता का नियम स्पष्ट करता है, क्या करता है, एक उपभोक्ता मतलब जैसे मैं कोई चीज़ का उपभोग कर रहा हूँ, ठीक है, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, यानी अपने मन को संतुष्टि को जैसे कोई फल ले लिए उसको संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय यानी जो मेरा जो रुपया जो रोज़ का जो इनकम है, तो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं, यानी कि इस प्रकार खर्च करते हैं, यानी कि संतुष्टि के लिए अपनी आय में से पैसा निकाल के खर्च करते हैं कि प्रत्येक वस्तु का खर्च की गई रुपयों की अंतिम इकाई होता है, यानी कि जो रुपया होता है उसकी अंतिम इकाई होता है, ठीक है, प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यानी जो अंतिम जो इकाई होता है यानी लास्ट वाले पॉइंट, उसको ही कहते हैं सीमांत उपयोगिता कहलाता है, यानी जो लास्ट में जो खर्च किए, ठीक है, आपस में क्या होता है, आपस में बराबर हो जाए, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, आपस में बराबर हो जाए। और देखते हैं इसमें बोला जा रहा है क्या, और लिप्स के अनुसार, किसके अनुसार, लिप्स के अनुसार, इसको भी याद रखना, क्योंकि इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अनुसार वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसको क्या बोलते हैं, लिप्स के अनुसार एक उपभोक्ता जो अधिक उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय बंटवारा करेगा कि प्रत्येक वस्तु की खर्च होने वाली अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बराबर हो, ठीक है, ये भी बात भी सही है, इसका भी सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। चलिए और 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें रोजगार गुणक क्या है, तो भाई रोजगार गुणक क्या है, चलिए देख लेते हैं। रोजगार गुणक वह संख्या है जो प्राथमिक रोजगार में वृद्धि होने वाले फलस्वरूप कुल रोजगार होने वाली वृद्धि को क्या होता है, प्रकट करती है, यानी प्रकट करती है, ठीक है, मतलब कितना कुल रोजगार को होने वाली वृद्धि को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, कुल रोजगार गुणक कहते हैं। और थोड़ा सा है, इसको देखना ही पड़ेगा। जैसे कि कहानी के अनुसार, किसके अनुसार, कहानी के अनुसार निवेश में वृद्धि करने से रोजगार में वृद्धि केवल उन्हीं उद्योगों ही नहीं होती है जिनमें निवेश वृद्धि भी जाती है, बल्कि रोजगार में यह वृद्धि अन्य उद्योगों में होती है। चलिए यह आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब 20 नंबर में, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताएं। देखते हैं अंतर क्या क्या है, अगर अंतर तो नंबर बाय ही पता चलेगा, नंबर से ही।
जैसे कि व्यापार में निम्नलिखित भुगतान के संतुलन के अंतर है, निम्नलिखित देखते कैसे किस तरह का। जैसे कि एक नंबर में लिखना है क्या आपको, व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन के अंतर तो लिखना पड़ेगा। जैसे व्यापार संतुलन एक वर्ष में देश द्वारा आयात निर्यात वस्तुओं में दृश्य मद व्यापार संतुलन में शामिल होती है। जबकि भुगतान संतुलन में एक वर्ष में एक देश द्वारा दृश्य तथा अदृश्य वस्तुओं को लेन देन शामिल किया जाता है। इसमें लेन देन शामिल किया जाता है, किसमें, मतलब भुगतान संतुलन में लेन देन शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें क्या बोला जाता है, इसमें वस्तु को संतुलन शामिल किया जाता है, मतलब आय निर्यात वस्तु को दृश्य मंद व्यापार संतुलन किया जाता है। तो चलिए एक नंबर में आपको समझ में आ गया। 2 नंबर में हो जाएगा व्यापार संतुलन भुगतान ही अंग, जबकि भुगतान संतुलन सभी मदों शामिल किया जाता है। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। और 3 नंबर में लिखना है क्या, व्यापार संतुलन देश की आर्थिक समृद्धि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन अर्थव्यवस्था की समृद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा सटीक सूचक है। और 4 नंबर में हो जाएगा क्या, व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, जबकि भुगतान संतुलन लेखा में हमेशा असंतुलित दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसको याद कीजिए, रट्टा मारिए, जैसे हो याद कीजिए, बस मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे वो याद कीजिए इसको बस। चलिए 21 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर के कौन कौन गुण है। प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से गुण है, देखते हैं इसके कौन कौन से गुण है। गुण तो कुल मिला के इसमें 3 ही दिया गया है। जैसे ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वह व्यक्ति इन इन करों को भुगतान करता है। जैसे कि मैंने अगर ये कर जो प्रत्यक्ष कर का माने होता है जिस पर ये कर लगा दिया तो उसी को ही चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यही बोला जा रहा है, इन करों को भुगतान करता है, व्यक्ति ही भुगतान करता है, जो जिस पर कर लगा दे वही व्यक्ति ही इसको भुगतान करता है, व्यक्ति ही करता है। इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता है। जैसे कि बाप मर गया तो बेटा पर आ गया, ऐसी कोई बात नहीं, बाप को ही देना पड़ेगा। लेकिन अभी का लोन बाप मर गया तो बेटा मर गया तो उसका बेटा उसका मर गया तो उसका, मैंने लोन छोड़बे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लोन में इसका एक खास बात यही है, प्रत्यक्ष कर लोन यही होता है, जो कर होते हैं। चलिए, और टाला नहीं जा सकता। 3 नंबर में लिखना है ये कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इनमें वृद्धि होती है। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल है रे। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे आय में अगर तो पहले 10,000 कमा रहे थे, ठीक है, अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो अब इसमें जो वृद्धि लगाते हैं, कर जो लगाया गया था तो उसमें भी वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, उसमें भी वृद्धि हो जाएगा। बड़ा कमाल बात है यार, उसमें भी वृद्धि कर देगा, मतलब जितना कम कमाएंगे तो उतना कम लगेगा। चलिए, और 13 नंबर में देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, यह अनिवार्य है, यानी एक आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य मतलब आपको करना ही पड़ेगा, भुगतान होते ही इससे बचा नहीं जा सकता, मतलब इससे बचा नहीं जा सकता, भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, और 22 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कर अपवंचक क्या है, कर अपवंचन क्या है, कर अपवंचन क्या है, ऐसे है। तो किसी व्यक्ति और कंपनियों या कंपनी अन्य और संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से कर देने और प्रक्रिया को ही अपवंचक, ये मेरा मुंह में चढ़ नहीं रहा था, परेशान हो गया, अपवंचक या कर चोरी कहते हैं। मतलब जो जैसे कि इसमें सरकार यानी कि बिना बताए यानी गैर कानूनी, ठीक है, बिना कानूनी के तौर पे ही आपने किसी पर कर लगा दिए तो ये चोरी ही क्या बोलते हैं इसको, चोरी भी कहते हैं, या फिर अपवंचक कहते हैं। ठीक है, अपवंचक भी कहते हैं। तो चलिए, और 23 नंबर में बोला जा रहा है कि गैर कर राजस्व के कौन होते हैं, गैर कर राजस्व के कौन होते हैं। देखिए, गैर कर राजस्व के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। देखिए, 1 नंबर में हो जाएगा क्या, फीस लाइसेंस, ठीक है, फीस लाइसेंस एवं परमिट। दूसरा, दंड एवं जुर्माना होगा, और जब्त संपत्ति ये भी होगा, और क्या बोलते हैं, उपहार एवं अनुदान भी होगा। 4 नंबर हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रमों से आय, मतलब ये जो होते हैं ना, तो इसमें जो गैर कर राजस्व में सब चीज़ होते हैं कि आपको सब चीज़ आपको छीन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये सब जुर्माना पड़ेंगे आपको, दंड भी, जुर्माना भी, और जब्त संपत्ति कर लेगा, और लाइसेंस रहेगा तो उसको भी रद्द कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो चलिए सार्वजनिक उपक्रमों की आय हैं, देखते हैं अब क्या बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उदी मतलब क्या बोलते हैं उदन तो चलिए इसमें बोला जा रहा है 18 नंबर में, ये 18 नंबर है नहीं, मतलब कि ये हो गया 24 नंबर में बोला जा रहा है कि उदासीनता वक्र की ढाल मूल बिंदु की ओर उन्मुख क्यों होता है। तो देखते हैं इसका क्यों होता है, पहले यह समझिए आप। देखिए उदासीनता वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होने के कारण ही होता है। उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु की जैसी एक इकाई बढ़ती है जाती है और वैसे ही उपभोक्ता की एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की इच्छा घटती है और वस्तु या मात्राएं की उन्नत दर घटने के कारण वायु की प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की प्रत्यक्ष इकाई के लिए वायु की वस्तु की मात्रा त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि MRS घटी भी जाती है। अर्थात जैसे कि मतलब AA से क्या होते हैं, छोटा हो गया BB और CC DD EE FF, तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो इसमें मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये हो गया गुड्स, मतलब ये माल होता है, ये भी गुड हो गया, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, जैसे कि बोला कि उसका इच्छा कम होती जा रही है। अगर मुझे ये जैसे ये हो गया केला हो गया, ये हो गया सेब हो गया, तो अगर मुझे इसका इच्छा धीरे धीरे कम हो रहा है, वाई का इच्छा कम हो रहा है, तो इसका इच्छा मुझे ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ कम होगा तो यहाँ ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ अगर मेरा इच्छा ज़्यादा है तो इसका कि सेब का इच्छा मुझे कम हो जाएगा, अगर इसका मुझे ज़्यादा हो गया कम हो गया तो इसका मुझे ज़्यादा हो गया। इसी तरह इसको दर्शाए गए हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ अपने पास नहीं रहते हैं उसी का ज़्यादा मन लगता है ना खाने में, और जो चीज़ अपने पास रहता है उसका मन नहीं होता। बस इसमें यही बात को इसमें अपनाया गया है। तो ये दो गुड्स हो गया, एक सेब और केला मान लीजिए आप, और उस तरीका जैसे कि आप केला की ओर यानी कि संतुष्टि आपको कम होते जाएगा तो क्या बोलते हैं सेब की ओर बढ़ते जाएगा, और सेब बढ़ाएंगे तो केला कम होगा, केला बढ़ाएंगे तो सेब कम होगा, ठीक है। बस ऐसे ही है। और चलिए 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या क्या बोलते हैं तरलता पास क्या है। देखिए तरलता पास एक बेसिकली एक सट्टाबाजी होता है इसमें, अगर समझेंगे तो। देखिए तरलता पास जाल यह वह दशा है जिसमें सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। यह पूर्ण तरलता और क्या बोलते हैं पसंद की दशा के एक शब्दावली है प्रयोग, यानी कि PJM किन्स द्वारा किया गया है। उसके द्वारा क्या गया तरलता जाल न्यूनतम मतलब ब्याज दर चित्र में नहीं, जैसे इसमें चित्र देख सकते हैं आप, और विनियोग करने की अपेक्षा धन को अपने पास नगद के रूप में रखना पसंद करते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, छोड़िए इतना मैं क्या बताऊंगा आपको, मतलब इसमें ये कर रहा है जैसे कि अगर जैसे एक बात बताइए, ये हो गया मान लीजिए बैंक हो गया, ठीक है, ये हो गया बैंक हो गया, और ये हो गया मैं हो गया, ठीक है। तो मतलब एक बात बताओ, अगर बैंक में अगर लोन जब लोन रखते हैं, जब बचत जब खाता जब रहता है मेरा अपना, तो उसमें अगर लोन ज़्यादा देंगे तो मैं क्या करूँगा, पैसा इसमें रखूँगा, किसमें, बैंक में रखूँगा। अगर देखेंगे कि नहीं यार, और वैसे भी आदमी आजकल का जो पैसा होता है ना अपने पास ही रखना पसंद करते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख रुपया रहेगा तो मैं अपने पास ही रखना पसंद करूँगा, बैंक में नहीं, क्योंकि बैंक में जाएंगे बहुत झमेला, ये वो 9 जब लाने के टाइम में पैसा ये होता है। तो मतलब ये सब, हाँ इंटरेस्ट अगर वहाँ ज़्यादा देगा, ब्याज ज़्यादा देगा तो फिर रखेंगे। अभी के टाइम में जैसे चल रहा है तो कोई नहीं रखेगा, रखता है लेकिन वो कम रखता है बहुत आदमी। तो इसमें वही बात बताया गया है, अगर बैंक में जैसे कोई रेट कम उसका ब्याज कम मिलता है, उस हिसाब से अपने पास ये पैसा रखते जाता है। उसी तरह जैसे रेट बढ़ गया तो ये पैसा इसको रखना शुरू कर दिया बैंक में, और वहाँ का जैसे कि ब्याज कम हो गया तो अपने पास रखना स्टार्ट हो गया। तो यही होता है इसमें, और दूसरा कुछ भी नहीं होता। देखिए लाइन सीधे जा रहा है, अगर इसको मान लिए बैंक, तो जैसे कि ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगा तो ग्राफ ऊपर उठ गए, ठीक है, बस यही होता है इसमें, और दूसरा कुछ भी नहीं। तो तरलता पास आप समझ गए आई होप। तो आई होप कि आपका आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
और वीडियो में कहीं पे भी मिस्टेक या कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ भी बताएंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा और भी इसमें खास तरीका से लेके आऊँगा इकोनॉमिक्स का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।